नमस्ते बेटा जी। स्टार्ट करें सेशन। ठीक। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे वाटर सॉल्युबल विटामिन पे, और विटामिन सी के बारे में हमने बहुत सी चीज़ें देखी थी। आज बारी है बी कॉम्प्लेक्स में सारे यूनिट बी में जितने भी विटामिन आते हैं, है ना, स्पेशली अगर 11 या 12 जो भी हैं उनको हम देख लेते हैं। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं सारे विटामिन बी को पढ़ना। एक सिंगल वर्ड में हम इसके लिए यूज करते हैं वर्डिंग बी कॉम्प्लेक्स। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि मार्केट में ये दो ब्रांड जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, यही बी कॉम्प्लेक्स के नाम पे सबसे ज़्यादा सेल आउट होते हैं। स्पेशली वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में बी कॉम्प्लेक्स में जो नंबर 1 है इसको कहते हैं बिकोसूल। आप लोगों ने ऑलरेडी इसको यूज़ किया होगा। बट इसकी जो फाउल स्मेल है, इसका जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा अजीब है, जिस वजह से अनकंफर्टेबल होता है उन पेशेंट को लेना जिनको ऑर्डर से रिलेटेड लिटिल बिट प्रॉब्लम है। इसी को सॉल्व करने के लिए कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम कहीं होती है तो सोल्यूशन कहीं होता है। तो जो फाइजर का ब्रांड है बिकोसूल, उसमें ऑर्डर की जो प्रॉब्लम थी उसको डिसॉल्व किया पिरामिल हेल्थ केयर ने। हालांकि पिरामिल हेल्थ केयर आज के टाइम पे अबाउट इंडिया का पार्ट है। ये जो भारी भारी वर्ड बोल रहा हूँ ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनी है स्टूडेंट। बिकॉज आई एम सी फोर्ड लेके आए दरअसल में एबट वाले बिकोसूल को ब्रेक करने के लिए। मार्केट ऐसे ही बनता है स्टूडेंट, एक का ड्रॉबैक दूसरे का पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। बिकोजाइम सी फोर्ट में बी कॉम्प्लेक्स तो है, साथ ही साथ इन्होंने विटामिन सी का एक्स्ट्रा एडवांटेज ऐड किया। इस वजह से बिकोसूल से ज्यादा बिकोजाइम सी फोर्ट एक टाइम पे हाइक ले गया था। तो आपके पास भी दो मैंने क्या कर दिए, तो बेहतर विकल्प दे दिए हैं। कभी आपको लाइफ लॉन्ग जरूरत पड़े बी कॉम्प्लेक्स की, तो यदि आपको हकीकत में रियल बेनिफिट चाहिए तो आप बीकोसूल ले लो, लेकिन यदि उसके ऑर्डर की वजह से प्रॉब्लम है तो बीकोजाइम सी फोर्ट ले सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों लें आप बी कॉम्प्लेक्स। आज का पूरा लेक्चर में हम यही चीज सीखेंगे कि बी कॉम्प्लेक्स के क्या एडवांटेज हैं, क्या ड्रॉबैक हैं, हमारी लाइफ में बी कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ दिखेगा, और स्पेशली इससे हमको मतलब तो है लेकिन मेन है एफएसओ में कहाँ कहाँ दिखेगा बी कॉम्प्लेक्स। शुरू करते हैं सेशन आज का। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट विटामिन बी 1 से। बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले है विटामिन बी 1। फोर्टिफिकेशन कर दिया विटामिन सी का, हाँ बिल्कुल। विटामिन सी के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एंटीऑक्सीडेंट है, साइट्रस फ्रूट में अवेलेबल है, जिस वजह से फूड मटेरियल के साथ उसका एड ऑन करना बहुत इजी हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, विटामिन सी फूड मटेरियल के साथ या मेन स्टफ के साथ ऐड होके उसके किसी तरह के कोई ऑर्डर में, है ना, कोई टेस्ट में कोई खासा चेंज नहीं लाता है। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा फैमिलियर है। तो फोर्टिफिकेशन में स्पेशली आटे के साथ में या राइस के साथ में विटामिन सी जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो वही चीज़। तो विटामिन बी 1 की जब हम बात करते हैं, तो विटामिन बी 1 जो है, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है थायमिन। ये ऑलरेडी आपको पता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई बार जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो थोड़ा सा लेजी एलिगेंस होता है, थोड़ा सा डल एटमॉस्फेयर होता है हमारे माइंडसेट का, तो हमारे मूड को भी इम्प्रूव करता है। बी कॉम्प्लेक्स स्पेशली प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि नाश्ते से बाद में आप इसको ले सकते हैं, ताकि आपका माइंड जो है वो एक्टिवली या शार्प तरीके से फंक्शन परफॉर्म करे। तो स्पेशली इसे मूड विटामिन कहते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, नाम है सुजुकी। ये सुजुकी साइंटिस्ट ने इसे मूड विटामिन का दरअसल में टाइटल दिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विटामिन बी 1 की लैक से हमारी बॉडी में एक डिसीज होती है जिसको हम कहते हैं बेरी बेरी। ऑलरेडी आपको ये पता है, लेकिन अब आप याद रखेंगे स्टूडेंट, बेरी बेरी 2 टाइप्स का होता है। एक ड्राई बेरी बेरी और एक वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी में क्या होगा, आपके न्यूरल सिस्टम, आपके ब्रेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड स्टिंगिंग सेंसेशन होगा। जैसे जनरली आप एक ही सिटिंग मोड पर बैठते हैं तो आपने देखा होगा पैरों में झुनझुनी सी हो जाती है। ये दरअसल में विटामिन बी 1 की लैक है, और विटामिन बी 1 की लैक में भी ये ड्राई बेरी बेरी है। लेकिन यदि आपको हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर है जिस भी बी कॉम्प्लेक्स की वजह से, तो इशारा वेट बेरी बेरी की तरफ है। अब आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है। इंग्लिश मीडियम के
टाइम पे मैं ये चीज अभी एकदम क्लियर करा दूंगा कि बेरी बेरी के दो टाइप में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ड्राई बेरी बेरी में क्या अफेक्टेड होता है और वेट बेरी बेरी में क्या अफेक्टेड होता है। ठीक है। अच्छा, स्पेशली जिस बेरी बेरी में ब्रेन अफेक्टेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड होता है, न्यूरॉन्स अफेक्टेड होते हैं, इसी को कहते हैं पॉलीन्यूराइटिस। ये एफएसओ का क्वेश्चन है स्टूडेंट कि पॉलीन्यूराइटिस प्रॉब्लम जो है वो किस विटामिन की लैक या डेफिशिएंसी का परिणाम है। तो विटामिन बी1 थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है पॉलीन्यूराइटिस। अब यदि मैं बात करूं कि विटामिन बी1 का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है, विटामिन बी1 सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, तो पहले आप बेसिक देख लीजिए जिसमें दो चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। आप में से ज्यादातर फैमिलीज फार्मर से होंगे, आप ज्यादातर किसानों के घरों से ताल्लुकात रखते होंगे। तो घरों में आपने देखा होगा कि पैडी फील्ड में से पैडी घर आता है, मतलब धान आती है। धान के ऊपर का जब हम छिलका हटाते हैं वो दरअसल में कहलाता है सेलुलोज, और फिर हमको कुछ राइस जो है वो इस तरह का दिखता है। तो जो राइस होता है वो हल्का सा स्लाइटली येलोइश कलर लिए होता है स्टूडेंट, और यही स्लाइटली येलोइश कलर राइस के ऊपर ही विटामिन बी1 की लेयर होती है। लेकिन क्योंकि विटामिन बी1 की लेयर थोड़ी सी कैसी होती है, स्लाइटली येलोइश, तो कई बार देखने पर वो चावल गंदा दिखता है। तो इसी वजह से मार्केट में उतना बेहतर सेल आउट नहीं हो पाता जितना एकदम फाइन वाइट राइस सेल होता है। तो किया क्या जाता है स्टूडेंट, ये जो राइस है, जो अनपॉलिश राइस है, जो बिना छिला चावल है, इसको पॉलिशिंग सेंटर ले जाया जाता है। और पॉलिशिंग सेंटर ले जाने पर इस राइस के ऊपर जो बी1 की लेयर थी उसको दरअसल में क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और फिर जब पॉलिशिंग सेंटर में ले जाके बी1 की लेयर अलग कर दी जाती है तो चावल एकदम दिखेगा वाइट, और यही कहलाता पॉलिश राइस। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन 101% पूछा जा सकता है कि विटामिन बी1 का सबसे मेन सोर्स क्या है। आपको कहना है ऐसा राइस जिसके ऊपर विटामिन बी1 की लेयर हो, मतलब अनपॉलिश राइस। हिंदी में बोलेंगे बिना छिला चावल। बिना छिला चावल का सीधा सा मतलब है, यदि ये आपका राइस है स्टूडेंट, तो उसके ऊपर ये है विटामिन बी1 की लेयर, और विटामिन बी1 की लेयर है चावल के साथ में, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बिना छिला। इसको आपको ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट विटामिन की तरफ, विटामिन बी2। विटामिन बी2 के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हालांकि एफएसओ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लीजिए, राइबोफ्लेविन नाम है। स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखेंगे, इसको गॉड विटामिन भी कहते हैं। ट्रेडिशनल कल्चर में आप चले जाओ तो जो देवता हैं वो दरअसल में एक गाय के मिल्क पर पूरी तरह डिपेंडेंट थे। नाम सुना होगा कामधेनु। तो गाय के दूध का जो येलोइश कलर होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो काऊ का मिल्क है स्लाइटली येलोइश कलर का, इस विटामिन की वजह से होता है। और इसी विटामिन की वजह से जो देवता हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता था, क्योंकि वो एक ही गाय के दूध से दरअसल में क्या करते थे, अपना खान पान करते थे। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर विटामिन बी2 को जो है वो गॉड विटामिन कहा गया है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, हालांकि फिर मैं बता दूं ये आपके लेवल की चीजें नहीं है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है डीटी स्मिथ, उन्होंने ये चीज खोजी थी कि राइबोफ्लेविन जो है ये गाय के दूध को स्लाइटली येलोइश कलर देता है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपकी बॉडी में विटामिन बी2 की लैक है तो स्पेशली जो ठंडी का सीजन आता है उस सीजन में आपके जो माउथ के कॉर्नर होते हैं वो क्रैक होने लगते हैं, और इसी को मेडिकल साइंस में कहते हैं स्टूडेंट चिलोसिस। तो चिलोसिस जो मेन प्रॉब्लम स्पेशली ठंड के टाइम पर होती है, यही प्रॉब्लम चिलोसिस कहलाती है। कई बार विटामिन बी2 की कमी से ही माउथ अल्सर या मुंह में छाले आते हैं, और कई बार जो है वो टंग जो है वो स्वेल हो जाती है। मतलब कहने का सीधा सा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि चिलोसिस, टंग जो है वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, माउथ अल्सर मतलब मुंह में छाले हो जाएंगे विटामिन बी2 की लैक से। तो इसलिए जब कभी भी विटामिन बी2 की लैक होती है और माउथ अल्सर से आप अफेक्टेड होते हैं, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो डॉक्टर आपको बी कॉम्प्लेक्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि उस बी कॉम्प्लेक्स में बी2 जो होता है वही माउथ अल्सर को क्या करता है, स्टॉप करता है।
ठीक है सर, छाले के कारण ही बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, तो छाले किसकी वजह से होते हैं आयुष खुद देख लो। तो छाले होने का जो मेन रीजन है, माउथ अल्सर का जो मेन रीजन है वो है डेफिशिएंसी ऑफ B2। लेकिन अकेले B2 यदि तुम्हें देंगे तो कॉस्ट तक नहीं निकलेगी टैबलेट की, इसलिए वो क्या करते हैं सारे और विटामिन को भर देते हैं बी के साथ में और फिर आपको दे देते हैं, तो एक पर्टिकुलर आपके लिए भी टैबलेट प्रिपेयर हो जाती है और उनके लिए हैंडसम अमाउंट जनरेट हो जाता है। तो ये है, तो अब आप हमेशा याद रखना कि बी कॉम्प्लेक्स में B2 की वजह से होते हैं माउथ अल्सर या छाले। ये एक ऐसा सेगमेंट है स्टूडेंट विटामिन B3 जिसको दुनिया के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। अब उसका रीजन क्या है आप खुद ही देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी से लेके आईएएस तक में जितने एग्जाम बीच में कंडक्ट हुए हैं सबका फेवरेट क्वेश्चन रहा है विटामिन B3। क्यों? विटामिन B3 का सबसे पहले तो साइंटिफिक नेम है नियासिन, कुछ किताबों में कुछ राइटर इसको निकोटिनामाइड भी कहते हैं और कुछ बुकों में इसे निकोटिनिक एसिड भी कहा गया है। तो निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड या नियासिन ये विटामिन B3 के ही साइंटिफिक नेम है। अब सुनिए मुद्दे की चीज, विटामिन B3 की लैक से बॉडी में एक डिसीज होती है जिसको कहते हैं पेलेग्रा, और पेलेग्रा जो है या पेलेग्रा जो है इसी को एक और नाम है जो आपसे एफएसओ में पूछते हैं 4D सिंड्रोम, कि 4D सिंड्रोम जो है वो किस डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। याद रखिएगा 4D सिंड्रोम जो है ये दरअसल में पेलेग्रा का ही सिनोनिम मान सकते हैं हम। और अब ये 4D के पीछे न्यूमोनिक क्या है अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यदि आप पेलेग्रा से अफेक्टेड हैं इसका मतलब है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी है, तो 4D आपकी, माफी चाहता हूं 3D आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे, और यदि चौथे D तक आप पहुंचे तो इसका मतलब है कि आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो चुका है। तो जब भी आप पेलेग्रा से अफेक्टेड होंगे तो सबसे पहले आपकी बॉडी पर जो चीज दिखाई देगी वो है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है आपकी जो स्किन है वो निकलने लगेगी। जैसे स्पेशली आपने फंगल इन्फेक्शन में देखा होगा कि जो स्किन की सबसे अपर लेयर होती है स्टूडेंट, स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं उसको, जो एपिडर्मिस का एक पार्ट होता है। अब एपिडर्मिस भी 5 लेयर से मिलकर बनी होती है, तो अभी आप रहने दो। स्किन की सबसे अपर लेयर जो है वो क्या होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है विटामिन B3 की लैक से। इसी को कहते हैं डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन का निकलना या स्किन का उधड़ना, इसी के लिए वर्डिंग यूज करते हैं डर्मेटाइटिस। हिंदी में बोलते हैं त्वचा दाद, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी समस्या जो आपकी बॉडी झेलना स्टार्ट करेगी वो है ये चीज स्टूडेंट, हालांकि ऐसा इमेज मुझे देना नहीं था लेकिन फिर भी आप याद रखना, डायरिया। तो यदि आपके स्किन निकलने लगे, अपर स्किन जो है वो अपने आप ही डिग्रेड होने लगे, निकलने लगे, आप डायरिया से अफेक्टेड हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिमेंशिया। अल्जाइमर भी एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति छोटी छोटी चीजें भूलता है, लेकिन यदि आप अल्जाइमर के बाद की स्टेज जो है डिमेंशिया वो बहुत खतरनाक होती है, और डिमेंशिया में आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मिस करने लगते हैं, और कई बार तो ये बहुत बड़ी दिक्कतों और परेशानियों का भी कारण बनती है। तो डिमेंशिया का सीधा सा मतलब है मेंटल डिसऑर्डर जिसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भूलने लगते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें भूलने का मतलब है आपने पैसे किसको दिए हैं, पासवर्ड क्या है, मतलब डेली लाइफ की वो चीजें जो आपको बहुत परेशान कर सकती हैं, ये है दरअसल में डिमेंशिया। स्पेशली आप ध्यान रखिएगा मेंटल डिसऑर्डर, है ना। माइंड जो है उतना बेहतर तरीके से रिमेंबरिंग कैपेसिटी में नहीं होता है। और यदि तीनों सिम्टम आपकी बॉडी पर हैं, आपको डायरिया है, आपको डर्मेटाइटिस है, आपको डिमेंशिया है, और फिर भी आप विटामिन B3 के सोर्सेस नहीं ले रहे हैं, विटामिन B3 के कैप्सूल नहीं ले रहे हैं, तो आप बिलीव करो कि चौथा D यदि आएगा तो वो परमात्मा से साक्षात्कार करा के ही मानेगा, मतलब डेथ। तो बस सिंपल तरीके से आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि पेलेग्रा जो है इसी को 4D सिंड्रोम कहते हैं, और इसी वजह से विटामिन B3 के लिए एक वर्ड यूज करने लगे हैं आजकल मेडिकल साइंस में सारे डॉक्टर, PP विटामिन।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपी विटामिन? यहाँ पहले पी का मतलब है प्रिवेंशन और दूसरे पी का मतलब है पेलेग्रा। तो प्रिवेंशन फॉर पेलेग्रा कौन सा विटामिन है भैया? तो प्रिवेंशन फॉर पेलेग्रा राइट आंसर इज विटामिन B3। तो विटामिन B3 जो है वो पेलेग्रा के प्रिवेंशन के लिए दिया जाने वाला विटामिन है, इसलिए इसे पीपी विटामिन भी कहते हैं। ये देखिए इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, जैसे ये स्किन जो है ये अपर लेयर जो है अपने आप ही डिग्रेड होने चल लगती है, अपने आप ही निकलने लगती है ना। ये विटामिन B5 से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सिवा FSO में, और वो भी झारखंड FSO का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये है वो इमेज। यदि आपके हाथ और पैर में इस तरह से बर्निंग सेंसेशन होता है पर्टिकुलर एक किसी स्पॉट पर, इसी को कहते हैं स्टूडेंट फुट बर्निंग सिंड्रोम। जनरली जिसको हमारे यहाँ झुंझुनी कहते हैं, उसी को साइंस जो है वो फुट बर्निंग सिंड्रोम कंसीडर करता है वर्डिंग। तो फुट बर्निंग सिंड्रोम का जो रियल रीजन है वो है विटामिन B3 की लैक, और माफी चाहता हूँ, विटामिन B5 की लैक। और विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी स्टूडेंट से ये चीज नहीं बनेगी, आप सब इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। आंसर है विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसको। डिस्कवरर कौन है? कोई मतलब नहीं है। सोर्सेस क्या है? कोई मतलब नहीं है। मेन आपको जो वर्डिंग याद रखनी है कि फुट बर्निंग सिंड्रोम किस विटामिन की डेफिशिएंसी से ये होता है, तो बस आपको ध्यान रखना है विटामिन B5 की लैक फुट बर्निंग सिंड्रोम का कारण बनती है। कुछ मेडिकल साइंस के एग्जामिनेशन है, मैं पहले ही बता दूं स्टूडेंट, वो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फुट का F, बर्निंग का B, सिंड्रोम का S। तो कई बार यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले वो कि FBS डिसऑर्डर जो है वो किस विटामिन की लैक से होता है, तो थोड़ा सा एक्टिव रखिएगा अपने माइंड को, वो फुट बर्निंग सिंड्रोम ही बोल रहे हैं आपसे, जो विटामिन B5 की लैक का मेन रीजन है। अब इसके बाद B5 के बाद जो अगली कैटेगरी आ रही है B6, B7, B8 एक विटामिन है, हालांकि वो न्यूली डिस्कवर्ड विटामिन है, फाइटिक एसिड नाम है, लेकिन अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ने उसको इंक्लूड नहीं माना है, मैं पहले ही आपको बता दूं। लेकिन जब आप बड़ी बड़ी रिसर्चेस पढ़ते हैं तो उसमें विटामिन B8 मतलब फाइटिक एसिड को दरअसल में ऐड ऑन किया जाता है। जैसे आप लोग जब कभी भी एनर्जी ड्रिंक वगैरह यूज करते हैं तो उसमें 100% आपको विटामिन B8 मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर सिलेबस में चूंकि ऐड ऑन नहीं था इसलिए हमने B8 को कंसीडर नहीं किया स्टूडेंट, हम सीधे B9 और B12 पर आ गए हैं। तो पहले इनके बारे में थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं, वन लाइनर स्टेटमेंट है और जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं वो। विटामिन B6 का साइंटिफिक नाम है पायरिडॉक्सिन, और पायरिडॉक्सिन की लैक यदि होती है तो नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर आते हैं। स्पेशली एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी मेमोरी होती है, स्पेशली जो ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स की रिमेंबरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है अगर आप विटामिन B6 का यूज करते हैं। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछें कि स्वप्नों को याद रखने में मददगार विटामिन कौन सा है, आंसर है विटामिन B6। इसके बाद विटामिन B7, इसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन, और बायोटिन जो है ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे प्रेगनेंसी पीरियड पे स्पेशली 5वें से 6वें महीने से गर्ल्स को ये प्रॉब्लम आने लगती है कि उनके बाल झड़ने लगते हैं, तो उनकी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान बालों का झड़ना या हेयर लॉस इंडिकेशन है नेचर की तरफ से कि विटामिन B7 की लैक है। और जैसे ही वो डॉक्टर को अपनी समस्या बताते हैं, डॉक्टर तत्काल टैबलेट लिखता है, बायोप्रेग एफ और बहुत सारी ऐसी टैबलेट है, मैं पर्टिकुलर ब्रांड के नाम नहीं ले रहा हूं, तो उन टैबलेट में आप अच्छे से देखोगे B7 और B9 होता है। लेकिन स्पेशली जो हेयर फॉल को स्टॉप करता है उस विटामिन का नाम है विटामिन B7। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछें, जैसे आप लोगों के अक्सर करके कभी ना कभी बाल तो जरूर झड़े होंगे, तो जब भी बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं या जब भी हेयर लॉस होता है, मतलब बॉडी में B7 की जो है वो डेफिशिएंसी है, B7 की जो है वो लैक है। क्योंकि विटामिन B7 हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आज के समय पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्हें
विटामिन B7 को विटामिन H कहना शुरू कर दिया है। तो कई बार अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो विटामिन H है, तो आप उसे ये नहीं बोल सकते हैं कि ये दरअसल में मिस प्रिंट है या मिस गाइड है। विटामिन H भी होता है, B7 का ही दरअसल में क्या है, एक अल्टरनेटिव नेम है या सिनोनेम है उसकी फंक्शनिंग के बेसिस पर। यहाँ H का मतलब हेयर से है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। विटामिन B9 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने जब पुराने क्वेश्चन पेपर देखे हैं एफएसओ के, उसमें मेरे को बी कॉम्प्लेक्स में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिला है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 9 की लैक की वजह से जो प्रॉब्लम है वो मेरे को बहुत देखने को मिली स्टूडेंट। तो विटामिन B9 पहले आप इसके बारे में समझ लो, इसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी से एक एनीमिया होता है जिसको कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये वर्ड आपको याद रखना होगा, यही दरअसल में क्वेश्चन है। वो आपसे स्पेशली पूछेंगे स्टूडेंट कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की लैक से होता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का जो रीजन है वो है विटामिन B9 की कमी। और एक बात याद रखिएगा, विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया होता है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, लेकिन B9 जो है इसकी कमी से जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मतलब आरबीसी जो होती हैं वो इरेगुलर साइज, शेप एंड साइज की हो जाती हैं लेकिन कम। एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी का नंबर कम हो जाना। आरबीसी का नंबर कम हो जाने से हीमोग्लोबिन और आयरन कंटेंट अपने आप कम हो जाएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का नंबर कम तो होता है लेकिन आरबीसी का साइज जो होता है वो स्वेल हो जाता है। बस इतनी सी दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। तो स्पेशली वर्डिंग आप जरूर याद रखना। अभी अपन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डिस्कस नहीं कर रहे, विटामिन के पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे हैं। इस वजह से मैं आपको बिल्कुल बच्चों जैसे बता रहा हूं कि B9 की डेफिशिएंसी ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की तरफ ले जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपसे कोई पूछ ले स्टूडेंट विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी एक एनीमिया होता है, लेकिन वो परनीसियस एनीमिया होता है। वो सबसे घातक एनीमिया माना जाता है। और ये घातक एनीमिया इसलिए माना जाता है क्योंकि आरबीसी की लाइफ साइकिल होती है 120 डेज, लेकिन आरबीसी 60 डेज में मैच्योर होती है। और मैच्योर होने से पहले ही आरबीसी यदि स्प्लीन में जाके अपना दम तोड़ दे या डिसइंटीग्रेट हो जाए, मतलब मैच्योर होने से पहले ही आरबीसी स्प्लीन में पहुंचने लगे, तो बॉडी में ब्लड का या रियल मायने में आरबीसी का फंक्शन ही परफॉर्म नहीं होगा। इसको कहते हैं परनीसियस एनीमिया, मतलब घातक रक्ताल्पता। हमारे घरों में जो मदर हैं या सिस्टर हैं, आप बिल्कुल बिलीव करिए अगर कभी आप उनका टेस्ट कराएंगे तो 3 में से 2 तो ऐसी मिल ही जाएंगी आपको जिनको ये एनीमिया होगा। नाम है परनीसियस एनीमिया। और रूरल एरियाज में इसी के लिए डॉक्टर एक वर्ड यूज करने लगते हैं, पांडु रोग। तो इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि परनीसियस एनीमिया का मतलब होता है सीवियर एनीमिया, घातक एनीमिया, लीथल एनीमिया। इसमें आरबीसी मैच्योर होने के पहले ही डिस्ट्रॉय होने लगती है स्प्लीन में, अर्थात ब्लड बैंक में जाकर। तो एक बार फिर से यहाँ 2-3 चीजें मैंने एक साथ बताई। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिशिएंसी या लैक की में ही ज्यादातर वो टारगेट करेंगे। ना आपसे सोर्सेस में उनको कोई इंटरेस्ट है, ना आपसे उनको डिस्कवरर में कोई इंटरेस्ट है। वो सीधे पूछेंगे विटामिन और लैक से कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज उनको ये चाहिए है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, विटामिन B6 की वजह से एनीमिया होता है, B7 की वजह से हेयर लॉस होते हैं, B9 की वजह से भी एक एनीमिया होता है लेकिन ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। इसमें आरबीसी का साइज जो होता है वो स्वेल हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है। और वहीं विटामिन B12 जो है, ध्यान रखिएगा, इसकी कमी से, इसकी लैक से भी एक एनीमिया होता है और ये है परनीसियस एनीमिया। अब 2 चीजें जो ऑलरेडी आपको पता है लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि एफएसओ ये गिफ्ट देता है, फ्री का मार्क्स देता है। और पिछले कुछ सालों से जितने भी एफएसओ के एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें उसने इस क्वेश्चन को रैंडमली जो है वो अपना पार्ट में रखा है। विटामिन B12 आप सबको पता है स्टूडेंट कि विटामिन B12 जिसका साइंटिफिक नेम है कोबालामिन या साइनोकोबालामिन, ये आपको पता है। उम्मीद तो यही है, लेकिन यदि आपको ये नहीं पता तो आपको और पढ़ने की जरूरत है, मतलब बेसिक। तो साइनोकोबालामिन जो है, ध्यान रखिएगा,
ये विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है। इसी विटामिन B12 के अंदर एक मेटल होती है जिसे कहते हैं कोबाल्ट, और जो कोबाल्ट है पीरियोडिक टेबल में यदि आप देखेंगे तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशनल एलिमेंट में इसको कंसीडर करते हैं, और स्पेशली एक को क्वाइन एलिमेंट भी बोलते हैं, सिक्का धातु भी बोलते हैं। तो जो कोबाल्ट होता है वो पाया जाता है विटामिन B12 के इनसाइड में। हालांकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो दिक्कत में हो आप लोग, सोर्सेस को और अच्छे से खंगालिए फिर। तो कोबाल्ट मेटल जो है ये किस विटामिन का सेगमेंट है या किस विटामिन का पार्ट है? याद रखिएगा विटामिन B12 का पार्ट है। अब FSO आपसे ये पूछता है तो मैं कहाँ लिख दूं? मैं इधर ऊपर लिख दे रहा हूं, स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट मेटल पाया जाता है, दरअसल में है मिनरल, लेकिन मिनरल मेटेलिक और नॉन मेटेलिक होते हैं, धात्विक और अधात्विक होते हैं, ठीक है। तो विटामिन जो B12 है उसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। अब जो मैं वर्ड लिखने वाला हूं व्हाइट कलर में, यही क्वेश्चन है, कौन सा टेस्ट इस बात का कंफर्मेशन कॉल है या किस टेस्ट से यह बात कंफर्म होती है? तो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट, ये है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। इस टेस्ट से कंफर्म होता है स्टूडेंट कि साइनोकोबालामिन के अंदर कोबाल्ट मेटल होती है। ध्यान रहेगा ये चीज। अच्छा, इसके बाद एक है विटामिन B7। विटामिन B7 के अंदर एक नॉन मेटल होती है जिसका नाम है सल्फर, एक अधातु पाई जाती है। ये विटामिन B7 वही है जो हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सी मेटल पाई जाती है, और विटामिन B7 में कौन सी नॉन मेटल या कौन सी अधातु पाई जाती है। याद रहेगा। और इसके बाद ये वही है इंग्लिश में पूरा का पूरा कंटेंट। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6 एक बार इंग्लिश में जरा जल्दी से देख लो, इसका साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये रिमेंबर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करता है और रिमेंबरिंग कैपेबिलिटी ड्रीम्स की वो इंक्रीज करता है विटामिन B6। आया क्वेश्चन है कि स्वप्नों को याद रखने में सहायक विटामिन कौन सा है ना? नाम है विटामिन B6 का। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो जाता है स्टूडेंट। जैसे आप यहां देखेंगे, यहां आपके ब्लड में RBC का नंबर ज्यादा है, ये आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन यहां पर आपके ब्लड में RBC का नंबर कम दिख रहा है। तो ये कंडीशन है, ये एनीमिया की कंडीशन है स्टूडेंट। ये एनीमिया का मतलब ही होता है लैक ऑफ ब्लड, मतलब लैक ऑफ RBC, मतलब लैक ऑफ आयरन, ये चीज होती है। इसके बाद अगला जो है विटामिन B7। तो विटामिन B7 जो है स्टूडेंट, इसका साइंटिफिक नेम बायोटिन है, और ये हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर इसकी लैक हो जाए, और ये हेयर को इंप्रूव करता है और हेयर को क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि विटामिन B7 के इनसाइड में सल्फर, एक नॉन मेटल या अधातु पाई जाती है। ये चीज याद रहेगा, ये चीज। चलिए, विटामिन B9 की यदि हम बात करते हैं तो विटामिन B9 का मतलब होता है फॉलिक एसिड, ये आपको पता है। और मैंने आपको अभी सिखाया थोड़ी देर पहले कि विटामिन B9 की हेल्प से एक एनीमिया होता है जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब ये होता है
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी का साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज होता है लेकिन नंबर कम होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो मैं आपको बता रहा था विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड, और एक विटामिन B10 भी होता है स्टूडेंट। विटामिन B10 का मतलब है PABA, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। मैं यहां लिख देता हूं, एक विटामिन B10 भी होता है, हालांकि एफएसओ ने नहीं पूछा है, लेकिन PABA, P का मतलब पैरा, A का मतलब अमीनो, B का मतलब बेंजोइक, A का मतलब एसिड। तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये PABA, ये विटामिन B10 को कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे स्टूडेंट ये हो गया विटामिन B9, और विटामिन B9 के अंदर होता है विटामिन B10। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले मैं हिंदी में लिख रहा हूं, विटामिन के अंदर उपस्थित विटामिन। तो यहां विटामिन का मतलब ये है कि विटामिन के अंदर उपस्थित विटामिन, मतलब विटामिन इनसाइड दी विटामिन। ये चीज, तो विटामिन के अंदर उपस्थित विटामिन या विटामिन इनसाइड दी विटामिन किसे बोलेंगे? विटामिन B10 को बोलेंगे। क्लियर है ये चीज? ऐसा विटामिन B12 के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका साइंटिफिक नाम है साइनोकोबालामिन, और विटामिन B12 में एक मेटल पाई जाती है जिसका नाम है कोबाल्ट। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि आपको भी वो चीज प्रिपेयर है, विटामिन B12 की वजह से एक एनीमिया होती है जिसे कहते हैं परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया का मतलब मैंने आपको समझाया, रक्त का मतलब होता है स्टूडेंट आरबीसी। तो जब आरबीसी 120 डेज से पहले, माफी चाहता, जब आरबीसी मैच्योर मतलब 60 डेज से पहले किल होने लगे खुद से, इसे कहते हैं परनीसियस एनीमिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही मैं बता दे रहा हूं, ऐसा कौन सा विटामिन है जो डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है? याद रखिएगा, ये चीज वहां नहीं बताई थी मैंने। डीएनए हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है स्टूडेंट। डीएनए क्यों लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है? हमारे जीवन का आधार होता है डीएनए, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, और जो प्रोटीन है वही हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को क्या करती है? डिसाइड करती है। तो हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारी समझ, हमारी सोच, हमारा डिसीजन, ये सब जो है जेनेटिक कैरेक्टर है, जेनेटिक ट्रेट है, ये आनुवांशिक लक्षण है। तो आनुवांशिक लक्षण प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन आरएनए की वजह से, आरएनए डीएनए की वजह से, इसी वजह से जो लाइफ का ब्लूप्रिंट है, ये हम किसको कहते हैं स्टूडेंट? ये हम कहते हैं डीएनए को। ध्यान रखिएगा ये चीज। और यदि आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो बायो बैकग्राउंड से होंगे, कोर है ना, उन्होंने सेंट्रल डोगमा पढ़ा होगा। तो सेंट्रल डोगमा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, और इसी के बेसिस पर हमारे जेनेटिक ट्रेट या कैरेक्टर डिसाइड होते हैं। तो ये वही चीज है। अभी आपको सिर्फ याद रखना है डीएनए सिंथेसिस में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? आंसर है साइनोकोबालामिन। शरणम इंस्टीट्यूट, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, FSO 2025 से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी,
जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इस नंबर से वो रिजॉल्व कर दी जाएंगी, है ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको पहले ही बता दूं, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं स्टूडेंट, है ना। क्यों यहीं तक रहने देते हैं? क्योंकि कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब एकदम से हम एक और चैप्टर यहाँ स्टार्ट कर दें तो वो हॉच पॉच हो सकता है, इसलिए मोर देन इनफ है। तो यहाँ हमारा विटामिन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब इसके जस्ट बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे मिनरल्स, और विटामिन और मिनरल्स यदि हमारे कवर हो गए तो फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ही हमको पढ़ने हैं। तो हम एकदम बिल्कुल सिस्टम से चल रहे हैं, जो सिलेबस में लिखा है उसी को मेन टू मेन मार्किंग करते हुए चल रहे हैं हम, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं, कल रहने देते हैं। दरअसल में मुझे कुछ क्लासेस, मतलब मुझे कुछ मैटर बनाना है, संडे ऑफ रखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हम बेहतर कुछ नए कंटेंट खोज कर आ पाएंगे। अब कंटिन्यू क्लास रहती तो वो एक माइंडसेट में बर्डन बनने लगता है ना। तो कल का आप टाइम दीजिए, जिसमें आप खुद ही देखोगे, जब हम मंडे मिलेंगे तो आपको यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप थोड़ा सा पीएचडी करी गई है, एनालिसिस किया गया है, तब हमारे सामने नॉलेज परोस रहे हैं, कोई पुराना नॉलेज नहीं उठा के दे दिया। 90% आप देखेंगे वही चीज चल रही है। स्टूडेंट, हमारी तरफ से शरणम इंस्टीट्यूट की ओर से जितने टीचर हैं, सख्त एडवाइस है सबको कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखकर ही डाटा को आप मार्केट में प्रेस्क्राइब कीजिए। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, है ना, और स्टार्च, पॉलीसैकेराइड आपने बता दिया और कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। तो क्वेश्चन पूछते हैं फैलिंग सोल्यूशन क्या है, फिर क्वेश्चन पूछते हैं इन्वर्ट शुगर क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सारे ब्लफ चल रहे हैं। हमने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दे रखा है टीचर्स को, स्पेशली मैं भी उसी गाइडलाइन का पालन करता हूं कि जो क्वेश्चन पेपर जिस तरह का रहा है एफएसओ का, उसी लेवल को दरअसल में क्लियर किया जाए। आयुष कह रहे हैं आपके कंटेंट की एमसीक्यू प्रैक्टिस से कराएं। बिल्कुल, दरअसल में आयुष दिक्कत ये है, पहले हम एक यूनिट खत्म कर ले, जैसे मेरी यूनिट खत्म होने में मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 दिन लगने हैं। जैसे यूनिट 1 खत्म हुई तो फिर मैं उसके क्या करूंगा, ढेरों क्वेश्चन निकाल सकता हूं, पूरा का पूरा मेरे दिमाग में भी हो जाएगा कि ये चैप्टर पढ़ा दिया, ये चैप्टर पढ़ा दिया, अब मुझे सिर्फ एमसीक्यूज निकालने हैं। तो मेरा भी बर्डन कम हो जाएगा और आपके दिमाग में होगा कि चलो यार एक यूनिट तो हमारी कंप्लीट हुई। सही है कि नहीं? इसी वजह से मतलब मैं चाहता हूं पूरा आपके साथ जस्टिस हो मेरे भाई। आपका पैसा बहुत कीमती है, और जितना आपका पैसा कीमती है उतनी आपको मेहनत मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो एफएसओ का ओन सिलेबस है उसी सिलेबस के बेस पे आपकी प्रिपरेशन कराई जाए, ना कि कुछ भी सिंपल इंपल पढ़ा के और साइड कर दिया जाए। ठीक, थैंक यू। बंद कर देंगे।